हेलो फ्रेंड्स, पीपीटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर आपके एग्जाम तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लगातार जारी रहेगी। पहला क्वेश्चन देखते क्या है। तुम मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते, डैश भूतकाल का उदाहरण है। दोस्तों, जब भी ये क्वेश्चन आता है कि तुम ये कर लेते तो ये हो जाता, ऐसा जो भी सेंटेंस होता है उसमें हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राम तैरता है, यह वाक्य डैश क्रिया के लिए उदाहरण है। दोस्तों, द्विकर्मक है, अकर्मक है या सकर्मक है या दोनों है। दोस्तों देखिए, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि अकर्मक है या सकर्मक है, दोस्तों वहां पर क्या करना चाहिए, कौन और क्या, ये दो क्वेश्चन पूछने चाहिए। अब देखिए, राम तैरता है, हमने पूछा कौन तैरता है, आंसर मिला राम तैरता है। जब पूछेंगे क्या तैरता है तो आंसर नहीं मिलता। इसका मतलब दोस्तों, जब दोनों क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे तो क्या होता है, सकर्मक क्रिया होती है। और जब एक का आंसर मिले एक का नहीं मिलता तो दोस्तों अकर्मक क्रिया होती है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, अकर्मक क्रिया। इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लड़का पत्थर फेंकता है, यह वाक्य डैश कारक के लिए उदाहरण है। दोस्तों, लड़का पत्थर फेंकता है, इसमें कौन सा कारक है, कर्म कारक। कर्म कारक कैसे है दोस्तों, देखिए लड़का पत्थर को फेंकता है, अगर हम ऐसे बोल लें तो क्या होगा, कर्म कारक होगा। कारक क्या होते हैं दोस्तों, देखिए जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से या के द्वारा, ठीक है, संप्रदान को के लिए, अपादान से यानी कि किस सेंस में, अलग होने वाली सेंस में, अलग होना। संबंध यानी का के कियाए या रा रे रियाए। नेक्स्ट है अधिकरण, अधिकरण में या पर आए। और दोस्तों लास्ट है संबोधन, हे अरे या अजी, ठीक है, संबोधन करना है। तो दोस्तों यहाँ से तो क्वेश्चन कम ही आते हैं, हे अरे अजी से। तो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, देखिए कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, अपादान से, यहाँ तक ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर देखिए संबंध तो क्या है दोस्तों, का के की, यानी कि ये श्याम का बैग है, ठीक है, का के की आई, रा रे रे तुम्हारा मेरा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, संबंध कारक बनेगा। अधिकरण में पर, जैसे मेज पर पुस्तक रखी है तो अधिकरण कारक हो गया, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, ये हमने पढ़ा अभी, लड़का पत्थर को फेंकता है तो कर्म कारक हो गया यहाँ पे, ठीक है। करण देखिए दोस्तों, करण, करण से और अपादान से, यहाँ पर दो से है, एक तो यहाँ पे दिक्कत आती है, और एक कर्म और संप्रदान में यहाँ भी को है और यहाँ भी को है, एक यहाँ दिक्कत आती है। इनमें फर्क क्या है, देखिए दोस्तों, कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर तो कि जैसे अशोक ने श्याम को पत्र लिखा, ठीक है, ये तो इनकी बातें हो रही है। अब ये देखिए करण से या के द्वारा, कि अशोक के द्वारा पत्थर लिखा गया, ठीक है, या अशोक से पत्थर लिखा गया, तो यहाँ पर इस सेंस में करण कारक यूज होगा। और जैसे देखिए अलग होना, कि पेड़ से पत्ता गिर गया, पेड़ से, ठीक है, यहाँ भी से है और यहाँ भी से है, पेड़ से पत्ता गिर गया, यहाँ पर सेंस अलग है, ठीक है, और राम से पत्र लिखा गया, यहाँ पे सेंस अलग है। तो दोस्तों इन सभी को आपको ध्यान से देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोड़कर लिखिए। समास बताने दोस्तों, यहाँ से यहाँ इनके क्या है, उदाहरण है, ठीक है, कौन सा समास किसमें है। देखिए सबसे आसान कौन सा है, दूध रोटी, यानी कि दूध और रोटी, कौन सा समास है, द्वंद्व समास, ठीक है। दूसरा देखिए अव्ययभाव समास, यथा, हमने करा है दोस्तों हिंदी की, मैंने एक मैराथन क्लास भी ली है, मिनी मैराथन, उसमें से कई टॉपिक क्लियर हो जाएंगे आपके, अगर आपको देखनी है तो वो देख सकते हो। यथा विधि, ठीक है, विधि के अनुसार, तो यथा और प्रति ऐसे शब्द होते हैं, जैसे भरसक, ठीक है, या फिर शब्द रिपीट हो जाते हैं, उनमें क्या होता है, अव्ययभाव समास। तो देखिए जो ए है उसका तो तीसरा होना चाहिए, ए का तो तीसरा, सभी में तीसरा है, ठीक है, और जो सी है उसका क्या होना चाहिए, चौथा होना चाहिए, यानी कि सी का चौथा, इसमें ही है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
अपने आप यह काम सीख लूँगा। क्या है? अपने आप यह काम सीख लूँगा। इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम, दोस्तों निजवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं कि समय, अपने आप, ऐसे जो सर्वनाम होते हैं उनको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कारक डैश प्रकार के होते हैं। अभी मैंने कारक लिखे थे दोस्तों, तो कारक कितने प्रकार के लिखे थे मैंने? 8 प्रकार के कारक लिखे थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्वकालिक कृदंत अव्यय किसे कहते हैं? दोस्तों एक तो पूर्वकालिक जो भी शब्द आए, पूर्वकालिक क्रिया पूछे या पूर्वकालिक कृदंत अव्यय पूछे, तो दोस्तों वहां पर क्या पहचान होती है उनकी पहचान होती है कर या करके। जैसे हम सेंटेंस लिखें कि मोहन घर से लड़कर आया है, और इसका राइट आंसर होगा सी। यह अव्यय धातु के रूप में रहता है या धातु के अव्यय कर या करके जोड़ने से बनता है। तो राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशेषण के जिस रूप से 2 से अधिक वस्तुओं में के गुण की अधिकता व न्यूनता सूचित होती है उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं उसको दोस्तों? उसको बोलते हैं उत्तरावस्था। अब उत्तरावस्था, मूलावस्था और उत्तमावस्था क्या होती है दोस्तों? देखिए इंग्लिश में हम पढ़ते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। ये जो गुड होता है ये पॉजिटिव डिग्री है, यानी कि पॉजिटिव डिग्री कौन सी है? मूलावस्था। गुड क्या है? मूलावस्था। फिर बेटर कौन सी है? उत्तरावस्था, कंपैरेटिव डिग्री। बेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री यानी कि उत्तमावस्था। इनमें अंतर क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री में दोस्तों कोई भी कंपैरिजन नहीं होता। कंपैरेटिव डिग्री या उत्तरावस्था में 2 के बीच कंपैरिजन होता है। राम श्याम से अच्छा है, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे? कंपैरेटिव डिग्री। अगर सभी के साथ कंपैरिजन हो यानी कि ऑल, कंपैरिजन विद ऑल, यानी कि ही इज़ द बेस्ट, तो उसमें क्या आएगा? उत्तमावस्था आएगी, वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को डैश कहते हैं। दोस्तों उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों क्या बोलते हैं हम? विलोम शब्द, यानी कि विपरीतार्थक शब्द बोलते हैं जिसको, वही होते हैं उल्टा अर्थ देने वाले शब्द या विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नीडर डैश समास का उदाहरण है। दोस्तों नीडर जो है वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। कैसे? अगर हम इनको तोड़े दोस्तों, देखिए नीडर, जो डर है ना, इसके अर्थ को कौन डिफाइन करेगा? यानी कि नी, यानी कि डर के बिना। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान का मतलब जो पहला पद होता है ना, वो उससे दूसरे पद का अर्थ निर्धारित होता है कि क्या अर्थ निकलेगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? अव्ययी भाव समास बोलेंगे। जैसे यथा शक्ति, ये भी किसका उदाहरण है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अब यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक है, यानी कि शक्ति का क्या अर्थ निकलेगा वो कौन बताएगा? यथा बताएगा। इसलिए इसमें अव्ययी भाव समास, इसमें पहला पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समास से बनने वाले नए शब्द कहलाते हैं। दोस्तों समास से बनने वाले नए शब्द क्या कहलाते हैं? समस्त पद कहलाते हैं या सामासिक पद भी बोल सकते हैं दोस्तों। क्या बोल सकते हैं? सामासिक पद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्रियाएं कर्ता द्वारा समय कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करने का बोध कराती है उन्हें डैश क्रियाएं कहते हैं। दोस्तों कौन सी क्रिया कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है कि अशोक मोहन से खाना मंगवाता है। ठीक है, यानी कि किससे कार्य करवा रहा है? वो मोहन से कार्य करवा रहा है। ऐसी क्रियाएं क्या होती है दोस्तों? प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्षरों या वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि डैश कहलाती है। दोस्तों अक्षरों या वर्णों को लिखने की विधि क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिया के जिस रूप से विधान करने की रीति का बोध होता है उसे डैश कहते हैं। दोस्तों इसको बोलते हैं वाच्य। कौन कौन से वाच्य? कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। अब जैसे कृतवाच्य है
कृतवाच्य में क्रिया का जो प्रभाव पड़ता है वो किस पे पड़ता है, कर्ता पे। कर्मवाच्य में कर्म पे पड़ता है और भाववाच्य में क्रिया पे ही पड़ता है दोस्तों, ठीक है, क्रिया प्रधान होती है उसके अंदर, भाववाच्य के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक का बाल मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों नाक का बाल मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें। दोस्तों च की क्या हो रही है, रिपीटिशन हो रही है, और जहाँ पे किसी वर्ण की रिपीटिशन होती है तो क्या आता है, अनुप्रास अलंकार होता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए श्लेष अलंकार और रूपक अलंकार भी लिखे हुए हैं। दोस्तों श्लेष अलंकार को आप हमेशा यमक अलंकार के साथ याद करोगे, श्लेष और यमक को एक साथ और रूपक को और उपमा को एक साथ, रूपक और उपमा को एक साथ, तभी दोस्तों ये याद हो सकते हैं पेयर में जब याद करोगे। जैसे यमक को कैसे याद करोगे, यमक का एग्जाम्पल होता है कनक कनक, आपने पढ़ा होगा एक एग्जाम्पल कि कनक कनक से 100 गुनी मादकता दिखाए, जो खाए बुराई सो पाए बुराई, ऐसे कोई एग्जाम्पल होता करके, ठीक है। श्लेष अलंकार का क्या एग्जाम्पल होता है, रहीमन पानी राखिए, क्या होता है, एक एग्जाम्पल होता है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ऐसे होता है ना एग्जाम्पल, वो होता है श्लेष का, ठीक है। अब कनक कनक, जैसे दो यहाँ पे कनक है लेकिन इन दोनों कनक के क्या है, अर्थ अलग अलग निकलते हैं, अब साथ साथ है, लेकिन यहाँ पे देखिए श्लेष में क्या होता है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, वो अलग अलग कई जगह पे पानी यूज हो रहा है और उनके अलग अलग अर्थ निकलेंगे। अब अर्थ के बिहाफ पे देखिए यमक और श्लेष में समानता है, रूपक और उपमा को एक साथ याद रखोगे, जैसे चंद्र खिलौना, ठीक है, चंद्र खिलौना। अब यहाँ पे चंद्र के यानी कि खिलौना क्या है, चंद्रमा के समान खिलौना है। अब उपमा में कैसे होता है, उपमा का देखिए समुद्र सा गंभीर, ठीक है, समुद्र सा गंभीर। अब देखिए उपमा में क्या आता है, सा से सी सम सरिस समान, ऐसे शब्द आते हैं बीच के अंदर, ठीक है, बीच में, लेकिन यहाँ पर नहीं आते। तो इसलिए समानता या अभिन्नता दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, रूपक और उपमा का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है वे डैश पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दोस्तों जब बोलने वाला सुनने वाले के जो शब्द प्रयोग करता है ना, जो सुनने वाले के जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो होते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। कैसे दोस्तों, जो बोल रहा होता है वो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, इसलिए उसको बोलते हैं उत्तम, ठीक है, या इंग्लिश में बोले तो फर्स्ट पर्सन, क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। और जो सुनने वाला होता है वो बोलता है सेकंड पर्सन। अब देखिए किसी से बात कर रहे हैं तो उसके मुंह पे उसकी बेइज्जती तो नहीं कर सकते ना, उसको इज्जत ही देनी पड़ेगी, तो लेकिन मैं अपने आप को रखूँगा सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, तो उत्तम पुरुष। फिर उसको अपने से कम रखूँगा तो उसको बोलेंगे सेकंड पर्सन, ठीक है, उसको मध्यम पुरुष बोल सकते हैं। और अन्य जो हमारी बात नहीं सुन रहा दोस्तों वो होता है थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन के बारे में कोई भी चुगली कर लो उसको क्या पता, ठीक है, इसलिए वो होता है अन्य पुरुष, ठीक है दोस्तों, और थर्ड पर्सन बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश शब्द ऐसे शब्द हैं जिनमें एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग होता है। तो दोस्तों एक ही शब्द का जब 2 बार प्रयोग हो तो पुनरुक्त शब्द बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुनरुक्त शब्द। जैसे धीरे धीरे, ठीक है, रुक 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 कर, हम बोलते हैं फ़ोन पे तुम्हारी आवाज़ रुक रुक कर आ रही है, तो रुक रुक कर में क्या हो गया, पुनरुक्त शब्द होते हैं रुक रुक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित शब्द का सही अर्थ है, यानी कि निम्नलिखित शब्द का सही अर्थ क्या होता है दोस्तों, नीचे लिखा गया, ठीक है। हम क्वेश्चन पेपर में कई जगह क्या पढ़ते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि जो नीचे लिखे हुए हैं। अब उपयुक्त क्या होता है, जो ऊपर लिखा गया है, और गोपनीय क्या होता है, जिसे गुप्त रखा जाए, उसको क्या बोलते हैं, गोपनीय। गोपनीय, उपयुक्त और निम्नलिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में है 11 स्वर। कई जगह पे क्या होता है, इंटरनेट वगैरह पे कई जगह बोलते हैं कि 13 स्वर होते हैं, या फिर 1-2 जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उनमें भी शायद 13 बताया गया था। लेकिन दोस्तों मैंने नेट पे कई जगह सर्च किया तो क्या होता है, भारत की जो मानक वर्णमाला जो अपनाई है ना भारत ने, ठीक है, भारतीय मानक वर्णमाला में 11 स्वर बताए गए हैं, ठीक है। आप अगर ऑब्जेक्शन भी लगाना हो तो ये रेफरेंस दे सकते हो कि भारत की जो मानक वर्णमाला है उसमें 11 स्वर होते हैं। ये 13 क्यों बोलते हैं दोस्तों, 11 तो हमारे स्वर होते ही हैं, जैसे अ आ ई उ ए ओ औ और री, 11 तो होते ही हैं। साथ में एक तो अनुस्वार,
और एक विसर्ग, ठीक है, उनको भी बोलते हैं कि ये भी क्या है, स्वर है, ठीक है। अब साथ में देखिए अगर ये ऐसे है तो फिर य और व इनको भी अर्ध स्वर बोलते हैं, ठीक है, फिर तो इनको भी श्रेणी में रख लो, ठीक है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, कई बार इनको जोड़कर बोल दिया जाता है कि 13 है, लेकिन राइट आंसर दोस्तों इसका 11 ही रहेगा, क्योंकि हिंदी मानक वर्णमाला जो भारत द्वारा स्वीकृत है, अपनाई गई है, उसमें 11 स्वर माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गोदान डैश तत्पुरुष समास का उदाहरण है। दोस्तों गोदान में तत्पुरुष समास तो होता है, तो पता है कैसे, कि दान जो है द्वितीय पद प्रधान होता है, इसमें दान जो है वो गो शब्द को निर्धारित करेगा कि इसका अर्थ क्या निकलेगा। जैसे अगर यहाँ पे होता कि गो वंश, यानी कि गो तो यहाँ पे भी है, लेकिन बाद में जो शब्द लग रहा है ना, उससे पता चल रहा है कि इसका पूरे का अर्थ क्या निकलेगा। यानी कि तत्पुरुष समास में क्या होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है दोस्तों। और जब द्वितीय पद प्रधान होता है तो तत्पुरुष समास होता है। लेकिन अब इसमें पूछा है कि तत्पुरुष समास का भी कौन सा भाग। अब तत्पुरुष में दोस्तों कई प्रकार के समास होते हैं, जैसे कारक के अनुसार इसमें अलग अलग समास होते हैं। अब गोदान को अगर हम कारक में तोड़े तो क्या होगा, गोदान यानी गो का दान, ठीक है, यानी कि गऊ का दान। अब देखिए का के की कहाँ पे आते हैं दोस्तों, जो संबंध बोधक कारक होते हैं ना दोस्तों, ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से ऐसे करके जब संबंध आता है ना दोस्तों, तो संबंध में का प्रयोग करते हैं, तो गो का दान संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। तो राइट आंसर होगा सी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, के साथ, के पास, के अंदर, के ऊपर आदि शब्द डैश अव्यय के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। अब संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं दोस्तों, जो इंग्लिश में प्रेपोजिशन हम पढ़ते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा था ना, के पास यानी कि बिसाइड्स, अंदर इन, ठीक है, साथ यानी कि विद, ऊपर यानी कि अबोव या ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुहावरे का अर्थ बताइए। छछुंदर के सिर में चमेली का तेल। दोस्तों छछुंदर के सिर में चमेली का तेल। अब देखिए राइट क्या बनेगा इसका, कि अयोग्य व्यक्ति को उच्च पद मिलना। क्या होता है, अयोग्य व्यक्ति हो उसको उच्च पद मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें विशेषण बतानी है। अब देखिए दोस्तों, आधा लीटर दूध, अब दूध क्या है दोस्तों, दूध संख्यावाचक तो है नहीं, ये है परिमाणवाचक। क्या है, परिमाणवाचक। इसमें क्या कौन सी विशेषण लगी, परिमाणवाचक विशेषण लग रही है, क्योंकि दूध को हम गिन नहीं सकते दोस्तों, दूध को हम माप सकते हैं। जैसे आधा लीटर दे दिया, ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि एक दूध दे दो, दो दूध दे दो, ठीक है। तो अगर उनको जिनको गिन सकते हैं वो तो संख्यावाचक होते हैं, जिनको गिन नहीं सकते वो परिमाणवाचक होते हैं। तो यहाँ पर कौन सी विशेषण आएगी इनमें, परिमाणवाचक विशेषण। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर का अर्थ नहीं है। कर, दोस्तों कर हाथ होता है, हाथ का भी अर्थ कर होता है, टैक्स का भी होता है और किरण का भी होता है, कर्म का नहीं होता। तो राइट आंसर क्या होगा, डी। कर कमल सा कोमल, यहाँ पे देखा ना आपने अलंकार में, कर कमल सा कोमल, हाथ यानी कि कर का मतलब हाथ। नेक्स्ट देखिए, परमेश्वर में कौन सा समास है। अब परमेश्वर में दोस्तों समास कौन सा होता है, कर्मधारय। कौन सा होता है, कर्मधारय। कर्मधारय समास कैसे दोस्तों, परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, यानी कि कर्मधारय में ज़्यादातर क्या लगता है जो, ठीक है। विशेषण विशेष्य हमने पढ़ा था कि विशेषण और विशेष्य की बात होती है, ठीक है। विशेषण विशेष्य की बात कैसे होती है दोस्तों, जैसे परम ईश्वर। अब ईश्वर कैसे हैं, ईश्वर है विशेष्य यहाँ पे, और उनकी विशेषता क्या है कि वो परम है। तो जहाँ पर विशेषण विशेष्य की बात होती है वहाँ पे कर्मधारय समास आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उसे क्या कहते हैं। दोस्तों जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उसको हम बोलते हैं यौगिक। यौगिक का एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे हिम प्लस आल्य, तो क्या बनेगा, हिमालय। अब हिमालय को जब तोड़ते हैं ना, इसके खंड बने हिम, हिम का मतलब अलग है जैसे बर्फ वगैरह, ठीक है, और आल्य यानी कि घर, तो अलग अलग अर्थ निकल गए। लेकिन जिसके अलग अलग अर्थ नहीं निकलते वो क्या क्या है, देखिए एक तो रूड है दोस्तों अलग से। रूड में क्या है, जैसे कल, इनको तोड़ेंगे क और ल को कोई अर्थ नहीं निकलता। पर, टब, ठीक है, ऐसे जो शब्द होते हैं वो रूड होते हैं। और योग रूड कौन से होते हैं दोस्तों, जैसे त्रिनेत्र,
या गजानन, ठीक है। इसमें क्या होता है, बनते तो दो या दो से अधिक से हैं, ठीक है, लेकिन जब मिल जाते हैं तो इनका एक अलग अर्थ निकलता है। गजानन जैसे गजानन गणेश जी को बोल दिया, ठीक है, त्रिनेत्र शिव को बोल दिया, दशानन बोल दिया रावण को। जो अलग अर्थ देते हैं उनको योग रूढ़ बोलेंगे, जो तोड़कर भी खंड होने पर भी सार्थक कर देते हैं उनको यौगिक बोलेंगे, और जो बिल्कुल नहीं देते उनको क्या बोलेंगे, रूढ़ बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला यानी कि दोस्तों गो जो है उसके अर्थ को कौन डिफाइन करेगा? शाला। अभी देखा था हमने गोदान यानी कि गो का दान। अब यहाँ पे गो का दान था, उसमें तत्पुरुष समास था। कौन सा तत्पुरुष समास था दोस्तों? वहाँ पर संबंध बोधक तत्पुरुष समास था। अब यहाँ पे देखिए गौशाला क्या है, गो के लिए शाला। अब जहाँ पे गो के लिए शाला आती है दोस्तों, वहाँ पे कौन सा होगा? संप्रदान होगा, संप्रदान तत्पुरुष। यहाँ पे सिर्फ तत्पुरुष पूछा है तो तत्पुरुष बताना है। अगर पूछता कि कौन सा तत्पुरुष, तो संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। के लिए जहाँ पे आएगा वहाँ पे क्या होता है? संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो अपराध, अहभाग, स्वदेशी या स्थापना। दोस्तों स्थापना जो होता है स्त्रीलिंग होता है ना, कि आज उसकी स्थापना हुई, इसकी स्थापना हुई, ठीक है, ये बोलते हैं हम, ठीक है, कि डैश की स्थापना कब हुई, की लगाते हैं, ठीक है, तो स्थापना क्या हुआ? ये स्त्रीलिंग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है? दोस्तों सरस्वती का पर्यायवाची इन सभी में से क्या है? वीणा पाणी है, शाखा और वीणा वाणी नहीं है, तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट, यानी कि तालमेल न होना। दोस्तों क्या होता है? तालमेल न होना। कोई यहाँ कोई वहाँ, जैसे कोई गाना वगैरह चल रहा हो उसमें सुर ताल नहीं है, तो क्या बोलेंगे कि कोई ईर घाट कोई वीर घाट, तो तालमेल ही नहीं है बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देश विदेश डैश समास का उदाहरण है। देश विदेश दोस्तों क्या है? दोनों ही बराबर की चीज़ें हैं, और बीच में ये दोस्तों ये जो लगता है, तो यहाँ पे किसकी पहचान होती है? इससे द्वंद्व समास की, ठीक है। माता पिता, माता और पिता, देश विदेश, देश और विदेश, ठीक है, देश या विदेश, सुख दुख, सुख या दुख, ऐसे जो भी उदाहरण होते हैं वो द्वंद्व के उदाहरण होते हैं। कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों? देखिए द्वंद्व, दो द है, यानी कि बराबर की दो चीज़ें टकराएगी जब, तो द्वंद्व समास निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ याद रखनी है कि दोनों ही पद प्रधान होते हैं। यहाँ पे जब द्विगु आता है, द्विगु में क्या होता है दोस्तों? द्वि यानी कि दो, जो भी संख्यावाचक होंगे वो द्विगु के एग्जाम्पल होंगे, जैसे तिरंगा, त्रिनेत्र। ज़्यादातर बहुब्रीही के जो होते हैं ना दोस्तों, बहुब्रीही में जैसे जो संख्यावाचक हो जाते हैं तो वो द्विगु में भी आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने एग्जाम्पल लिया सप्तऋषि, सप्त ऋषि, ये सप्तऋषि क्या है? 7 ऋषियों का समूह है, तो द्विगु समास आएगा। लेकिन अगर एग्जाम्पल लेते हैं जैसे दोस्तों त्रिनेत्र या तिरंगा, तो इसमें त्रि दोस्तों ये संख्या है तो द्विगु भी होगा, और त्रिनेत्र किसको बोलते हैं? शिव जी को बोलते हैं, तो बहुब्रीही भी होगा। तो यहाँ पे क्या है? बहुब्रीही भी हमने देखा। तत्पुरुष समास में क्या होता है दोस्तों? दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे अभी हमने तत्पुरुष समास के तो कई उदाहरण देखे हैं, गोदान देखा है, ठीक है, गौशाला देखा है, ठीक है। क्या होता है? अभी दोनों में गो है, लास्ट में जो लगा हुआ है ना, इसके अकॉर्डिंग सामने वाले का क्या, पहले वाले का अर्थ बदलता है, तो इसलिए तत्पुरुष समास आता है दोस्तों, ठीक है, द्वितीय पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए डैश कहलाते हैं। दोस्तों ऐसे शब्द को हम क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर किसी की इच्छा आगे बढ़ने की होती है, रेखांकित शब्द का अर्थ लिखिए। तो दोस्तों इच्छा का पर्यायवाची क्या होता है? चाह होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेटियां का एक वचन डैश है। दोस्तों बेटियां का एक वचन होता है बेटी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या आती है, देखिए दोस्तों बेटी ऐसे लिखा जाता है, जब इसका बहुवचन बनाते हैं तो बेटी मात्रा क्या आ जाती है? छोटी की हो जाती है, और यहाँ ऐसे लिख जाती है। अब कई सारे ऐसे शब्द जैसे थाली थालियाँ, नदी नदियाँ, इनमें आपको मात्रा का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विमला से दिन में नहीं सोया जाता, यह वाक्य डैश वाच्य में है। दोस्तों ऐसे जो सेंटेंस होते हैं ना वो भाववाच्य में होते हैं। इनकी पहचान क्या होती है? पहली चीज़ तो नहीं, यहाँ पर नहीं आ गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर दोस्तों क्या होती है कि असमर्थता, असमर्थता का भाव दर्शाती है। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है? भाववाच्य आता है, और इसमें क्रिया क्या होती है? प्रधान होती है।
सोया नहीं सोया जाता क्रिया प्रधान होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। तो संदिग्ध यानी कि शक, यानी कि संदिग्ध जिसमें कोई शक हो, ठीक है। तो मैं शायद, अब शायद जैसे डाउट कब होता है कि तुम ये काम करोगे, कि शायद मैं करूँगा, तो पक्का नहीं पता। तो जैसे बी जो ऑप्शन है दोस्तों वो इसका राइट आंसर होगा, मैं शायद पढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।